आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर में 2.2 यूनिट है आपकी पार्टनरशिप। तो समझिए ध्यान से पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला तो आप ये एक्ट लर्न कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक्ट कौन सा होता है। तो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया। इसके अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक पार्टनरशिप करते हैं। ये पार्टनरशिप एक समझौता होता है जो या तो रिटर्न में लिखित रूप में होगा या ओरल यानी मौखिक बोल के भी किया जा सकता है कि हम दोनों पार्टनर हैं और हम मिलकर ये काम कर रहे हैं। साथ में ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं। जो भी इनको फायदा होगा या नुकसान होगा वो दोनों ही शेयर करेंगे। कैरिड बाय ऑल और एनी वन पर्सन। बिजनेस या तो सभी के द्वारा मिलकर चलाया जा सकता है या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन वो भी सभी के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप की 2 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट है आपकी स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड है आपकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दोनों के मैं अभी चार्ट फॉर्म में बनाती हूँ और 1 बाय 1 करके इनको भी समझाती हूँ। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की विशेषताएं 2 प्रकार की होती हैं, स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे भी इनके पार्ट्स हैं। स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वैधानिक रूप से स्वीकार्य, जो कानून के रूप से लीगल माना जाता है। उसकी विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट है आपका मोर देन 1 पर्सन। साझेदारी एक्ट 1932 कहता है कि साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला पर्सन कभी भी साझेदार नहीं कहलाता, कभी भी पार्टनर नहीं कहलाएगा। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50% हो सकते हैं। अगर आपने 50 लोगों से ज्यादा लोगों को साझेदार बनाया है तो ये ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। आपकी पार्टनरशिप में पार्टनरों का गोल प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए और बिजनेस चलाना होना चाहिए, और बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। थर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कहती है कि साझेदारों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। चाहे तो वो इसे लिखित रूप में लिख सकते हैं या इसे ओरली मौखिक यानी बोलकर भी इसे कर सकते हैं। उनमें इनके अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट में इनके अधिकार भी दिए गए होते हैं। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव ये कहता है कि जब भी पार्टनरशिप होगी तो सभी पार्टनर्स सभी प्रॉफिट्स में और लॉसेस में इक्वल या अपने पार्टनरशिप के रेशियो में, चाहे वो कैपिटल रेशियो हो सकता है या उनके द्वारा तय किया गया रेशियो हो सकता है, बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई माइनर मतलब जो लेस देन 18, अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा इनका पार्टनर है तो वो सिर्फ प्रॉफिट को ही लेगा, लॉस में उसका कोई भी शेयर नहीं होता। वैसे तो यहाँ पे एक शर्त ये भी होती है कि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी कोई पागल या फिर 18 साल से कम उम्र का बच्चा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई कानूनी केस है या कोई कार्यवाही की जा रही है या कोई अपराधी है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर कुछ खास कारणों से किसी माइनर को, यानी मान लो को पार्टनर बन जाता है और उसके बच्चे को जो 18 साल से छोटा है पार्टनर बना लिया जाता है ताकि पार्टनरशिप चलती रहे, तो वो सिर्फ जब तक 18 साल का नहीं हो जाता सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा लेगा, किसी भी तरह के लॉस में उसका कोई शेयर नहीं होगा, या ये कहें कि उसे हानियों से, लॉसेस से दूर रखा जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल कहता है कि जब पार्टनर एक ओनर के रूप में काम कर रहा है तो बाकी पार्टनर्स के लिए वो ओनर के रूप में उनकी तरफ से एक्ट कर रहा है, और एजेंट कहता है कि वो अगर यहाँ पे वो मालिक की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे वो एक
पार्टनर एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। दोनों सिचुएशन में इनके द्वारा किए गए कार्य के प्रति दूसरे जो पार्टनर्स हैं वो भी उत्तरदायी माने जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे वो ऑनर के रूप में कोई डिसीजन ले या फिर वो कोई एजेंट के रूप में डिसीजन ले। दोनों रूप में सभी पार्टनर्स आपके यहाँ पे लायबल माने जाएंगे। सेकंड है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी आपकी जो लायबिलिटी होती है वो यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। जैसे मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में समझाया था कि अगर आपको लॉस होता है तो आपकी संपत्ति, जो आपकी पर्सनल संपत्ति है, वो भी बेची जा सकती है। तो ये इंडिविजुअल भी हो सकती है और जॉइंट में भी हो सकती है। जॉइंट मतलब, जॉइंट ये कहती है कि सभी पार्टनर्स मिलकर उस लॉस को चुकाएंगे, या फिर अगर इंडिविजुअल भी, मान लो कोई पार्टनर है वो भी अगर लॉस को चुका रहा है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल कर ली जाती है अगर लॉस ज्यादा है तो। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, पार्टनरशिप से पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व अलग नहीं माना जाता, दोनों को एक ही रूप में माना जाता है, दोनों की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व सेम ही होते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्विश्वास या विश्वास, पार्टनर्स में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में फेथ नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, तो पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं होता। रेस्ट्रिक्शंस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी पार्टनर्स अपने इंटरेस्ट को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी अगर पार्टनर्स, अन्य पार्टनर्स की सहमति नहीं है तो किसी नए पार्टनर्स को भी बिजनेस में एंट्री नहीं दिला सकता, यानी जो भी कार्य होगा वो सभी की सहमति से होता है। सभी की सहमति होने पर ही पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर को एंट्री दी जाती है या फिर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है। जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, सेकंड है आपकी पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड थर्ड है आपकी लीगल एंड इलीगल। तो 3 टाइप्स की आपकी पार्टनरशिप होती है। फर्स्ट है आपका जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, तो इसे आप अच्छे से, कुछ मैं कीवर्ड बता रही हूँ, इनसे आप इन्हें लर्न रख सकते हो, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 1 वर्ड से ही आप इन्हें आसानी से याद रखोगे। तो जनरल में क्या होता है कि अनलिमिटेड होती है, यानी जो आपका दायित्व है, जो आपकी लायबिलिटी है, वो कहां तक होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब अगर आपने जो नुकसान है उसकी भरपाई बिजनेस के पैसे से नहीं करी है तो आप घर से भी पैसे लाके करोगे, तो ये अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसकी ये कंडीशन है कि पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर की पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड रखी जाएगी। कुछ पार्टनर्स इसको अनलिमिटेड को पसंद नहीं करते, वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशन दोनों प्रॉपर्टी को अलग अलग रखना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको स्पेसिफिक लायबिलिटी दी जाती है। तो स्पेसिफिक लायबिलिटी क्या कहती है? लिमिटेड, कि अगर मैंने कोई बिजनेस में नुकसान झेलना है तो मैंने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है मैं उसी तक ही लायबल हूं, मैं अपने घर से या अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचूंगा या मैं और ज्यादा नुकसान को बेयर नहीं करूंगा। तो ये स्पेसिफिक में पहले ही एग्रीमेंट में लिख के रख दिया जाता है। ठीक है, आगे है आपकी सेकंड पार्टनरशिप एट विल। विल होता है इच्छा, एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तो इसे भी मैंने कीवर्ड के थ्रू समझाने की कोशिश की है। एट विल होता है एनी टाइप बिजनेस, अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो अपनी इच्छा से, विल मतलब इच्छा से, तो वो पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। दूसरा स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक होता है विशेष, कोई विशेष उद्देश्य के लिए आपने पार्टनरशिप रखी है या आपने पहले से ही निर्धारित कोई गोल रखा है। प्री डिटरमाइंड होता है कि मैंने पहले ही कोई उद्देश्य सोच रखा था जिसके लिए मैंने ये पार्टनरशिप स्टार्ट की है, और जैसे ही मेरा ये गोल अचीव हुआ, यानी जैसे ही मैंने ये काम पूरा किया, मेरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे
जैसे मान लो कि हमें कोई डैम बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, जिसके लिए हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो हमने किसी को पार्टनर बना लिया है। जैसे ही वो काम पूरा हुआ, हम दोनों पार्टनर थे, और फिर उसके बाद काम पूरा होने के बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। ठीक है। लास्ट है आपकी लीगल एंड इलीगल। लीगल क्या होती है? कानूनी रूप से जो मान्य होती है। इलीगल जो कानूनी रूप से मान्य नहीं होती, जिसे गैर कानूनी भी आप कहते हो। इनको कैसे याद रखोगे? वैसे तो पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट में किसी भी पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपनी मर्जी से रजिस्टर कराना चाहते हो तो करा सकते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी आपको पार्टनरशिप करते समय अपने इंडियन जो एक्ट है उसके कानूनों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप इंडिया के यानी आपने भारतीय कानून को तोड़ते हो तो आपकी पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी। कौन कौन से रूल हैं जिन्हें आप अगर तोड़ोगे तो आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी? रूल नंबर 1 कहता है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर आपका व्यापार, आपकी पार्टनरशिप ऐसी है जो कि पब्लिक के हित में नहीं है या पब्लिक की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली इलीगल मानी जाएगी। एनिमी कंट्री। अगर आपने अपने पार्टनर्स को, ऐसे पार्टनर को शामिल कर लिया है पार्टनरशिप में जो आपके देश के शत्रु कंट्री का है, दुश्मन कंट्री का है, तो भी ये इलीगल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कहता है अगर आपने जो पार्टनरशिप में मैंने जो आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स बताए थे 2 मिनिमम और मैक्सिमम 50, उनको क्रॉस किया, यानी 2 से आपने कम नंबर मेंबर रखे, यानी 1 है, तो भी वो इलीगल मानी जाएगी। और 50 से अगर आपने ज्यादा मेंबर कर दिए तो भी वो ऑटोमेटिकली इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। अच्छे से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जिनसे आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन में आपके अच्छे और बुरे दोनों ही चीजों को देखा जाता है कि पार्टनरशिप में अच्छी चीजें क्या हैं, उन्हें बोला जाता है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा है आपका लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप में कुछ कमियां भी होती हैं जिन्हें भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इजी फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जैसे मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बताई कि आसानी से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है, ठीक है, जहां पे जरूरत होती है। ये ऐच्छिक होता है, यानी आप अगर आपकी इच्छा है तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं, तो ऐसे ही ये इजी फॉर्मेशन हो जाता है। बैलेंस डिसीजन। बैलेंस डिसीजन क्या कहता है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, अधिक व्यक्ति पार्टनर होते हैं। मैंने सोल प्रोप्राइटर में आपको बताया था कि एक अकेला व्यक्ति हर चीज में ऑलराउंडर परफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाता था। एक ट्रिक बताऊं आपको, जो सोल प्रोप्राइटर की कमियां हैं यानी डीमेरिट्स पॉइंट हैं, उन्हीं पॉइंटों को हाईलाइट करके मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बन जाती है। उनकी कमियों के कारण ही यहाँ पे पार्टनरशिप आता है कि जो एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता उसे 2 या 2 से अधिक करेंगे, तो वही पॉइंट आप यहाँ बना बना के भी लिख सकते हो। ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। तो बैलेंस डिसीजन क्या कहता है कि हो सकता है एक पार्टनर प्लानिंग में अच्छा हो, एक प्रोडक्शन में अच्छा हो, एक मार्केटिंग में अच्छा हो, तो मिलकर वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने सोल प्रोप्राइटर में बताया कि एक अकेले व्यक्ति के पास ज्यादा धन नहीं होता, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में ज्यादा व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। तो ये है मोर फाइनेंस रिसोर्सेज। डिवीजन ऑफ रिस्क। डिवीजन ऑफ रिस्क क्या कहता है कि जो भी बिजनेस में जोखिम है, जो भी आपको लॉस हो रहे हैं या नुकसान हो रहा है, उनको सभी पार्टनर्स मिलकर उठाएंगे। ठीक है। लास्ट है आपका सीक्रेसी। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मैम आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया कि एक अकेला व्यक्ति तो अपने सीक्रेट्स रख सकता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने पर भी क्या सीक्रेट रखा जा सकता है, ये आप प्लस पॉइंट में कैसे बता रहे हैं? तो यहाँ पे कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप से नहीं, कंपनी से कर रहे हैं। और कंपनी में
50 से तो ज्यादा ही मेंबर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे टॉपिक है कराऊंगी। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे कम मेंबर होने की वजह से कंपैरिजन टू कंपनी सीक्रेसी पार्टनर्स में बनी रहती है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कुछ कमियां हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये कहती है कि अगर आपके बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया है तो जिनसे आपने पैसा लिया है उनको चुकाने के लिए, उनका कर्ज चुकाने के लिए अगर आपके पास आपकी अनलिमिटेड का मतलब है बिजनेस की कमाई कम पड़ रही है तो पार्टनर्स अपने घर से भी पैसा लाकर उनका भुगतान करेंगे। लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स, अब यहाँ ध्यान दें, बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आपने बताया कि पार्टनर्स वालों के पास तो ज्यादा सोर्स होते हैं, अभी आप यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स क्यों लिख रहे हो जबकि आपने यहाँ खुद मोर फाइनेंस रिसोर्स लिखा है जिसे प्लस पॉइंट में लिखा है। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ मोर फाइनेंस रिसोर्स कंपैरिजन किया हुआ है सोल प्रोप्राइटर से, यानी एक अकेले बंदे से तो ज्यादा पार्टनर्स के पास रिसोर्स होते हैं। डिमेरिट्स पॉइंट में यानी लिमिटेशंस में यहाँ कंपैरिजन किया हुआ है कंपनी से। कंपनी में ज्यादा पर्सन होते हैं, ज्यादा रिसोर्स होते हैं, तो कंपनी बड़े लेवल पे काम कर रही है, उसके कंपैरिजन में अगर पार्टनरशिप को देखा जाए, तुलना की जाए, तो उनकी तुलना में यहाँ पे सोर्स लिमिटेड होते हैं। आई होप आपके डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है यहाँ पे जो आपके विचार हैं उनमें एकता नहीं होती। लैक मतलब कमी, हार्मनी मतलब एकता। पार्टनर्स में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, यानी 2 से 50 तक व्यक्ति होते हैं। 50 लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो कई बार अलग अलग विचारों की वजह से एक ही डिसीजन पे, एक निर्णय पे सभी पार्टनर सहमत नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे कई बार डिसीजन लेने में देरी भी हो जाती है और कई बार डिसीजन लिए ही नहीं जाते हैं और कई बार आपसी मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि पार्टनरशिप को बंद भी करना पड़ता है। ये इसका डीमेरिट यानी कमी वाला पॉइंट है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जो आपकी पार्टनरशिप है, मान लो कि उसमें 2 ही पार्टनर है और एक की अगर डेथ हो जाती है या एक पागल हो जाता है तो फिर पार्टनरशिप आपको बंद करनी पड़ेगी, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। कंटिन्यूटी मतलब वो आगे नहीं चल पाएगी। लैक ऑफ पब्लिक फेथ। पब्लिक फेथ क्या कहती है कि जैसे यहाँ पे भी आपको कंपनी से कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कंपनी में आपको आगे टॉपिक है, बताऊंगी, अच्छे से फुल बताऊंगी। कंपनी में जैसे बैलेंस शीट को जनता के सामने, पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है, तो जो पब्लिक को प्रेजेंट किया जा रहा है उस पर जनता को ज्यादा फेथ हो जाता है, विश्वास हो जाता है। उसकी तुलना में पार्टनर्स की बैलेंस शीट को पब्लिक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जनता और पार्टनर्स के बीच में एक विश्वास नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उनमें अविश्वास उत्पन्न होता है। आई होप आपको ये इवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।